हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल विजय अवस्थी साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे, आज हम समझेंगे आपका आज का जो हमारा टॉपिक है गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है इन्हें, या गति के समीकरण भी इसे हिंदी में बोल देते हैं। आज की जो वीडियो है आपके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आज टोटल ही जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आपकी किस में होगी। हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्या करें, हिंदी में करें। तो सबसे पहले समझिए, तो स्टूडेंट ये जो आपका भौतिक विज्ञान यानी जो आपका पार्ट जो है आपकी साइंस का कक्षा 9 का जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है, यानी कि उस पार्ट में चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है। आपकी बुक के अंदर जो है, आपकी देखो जो साइंस की बुक है उसमें 3 चीजें हैं। एक पहला क्या है, बायोलॉजी है, फिर केमिस्ट्री है और फिर क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स के वैसे चैप्टर वाइज अलग अलग सेक्शन नहीं दे रखे आपको क्लास 9th के लिए, बट आगे जाके अलग अलग जो है बढ़ जाते हैं। 11th में जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कक्षा 9 के लिए ये चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है और कक्षा 11 के लिए ये चैप्टर नंबर 3 है। 3 है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11th क्लास के लिए भी ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और कक्षा 9 के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट, गति के समीकरण हैं कौन से। तो गति के बारे में बेसिक जो है वो तो गति के चैप्टर में हमने समझ लिया है, ठीक है। आज हम यहां पर इस वीडियो के पार्ट में सिर्फ क्या समझेंगे, गति के समीकरण। कौन कौन से समीकरण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका प्रूव करेंगे, यानी उनका निगमन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपके सिलेबस में जो है ये 5 नंबर की आपकी इक्वेशन आ जाती है प्रूव करने के लिए, और इससे बहुत सारे जो है सवाल यानी न्यूमेरिकल पोर्शन भी हमें सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो स्टूडेंट, ये गति की जो समीकरण है इन्हें 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो जो मेथड में आज आपको कराऊंगा, और सेकंड मेथड होता है ग्राफ की विधि के द्वारा, यानी ग्राफ बना के उसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम इस वीडियो में जो सिंपल जो मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, आपको सिर्फ थोड़ा बेसिक का ध्यान रखना है, थोड़ी डेफिनेशंस का ध्यान रखना है और आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गति की समीकरण है कितनी। तो मैं आपको बता दूं, गति की कुल 3 समीकरण दी हुई है। गति की कुल कितनी समीकरण दी हुई है आपके चैप्टर में? 3 समीकरण है। तो पहली यानी प्रथम समीकरण जो बोलते हैं वो क्या होती है, v बराबर u प्लस at। क्या होती है? v बराबर u प्लस at। और जो सेकंड समीकरण है वो क्या होती है, उसे भी देखते हैं। सेकंड समीकरण यानी द्वितीय समीकरण होती है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। और जो तीसरी समीकरण है वो क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये है आपकी गति की प्रथम समीकरण, ये है द्वितीय समीकरण और ये है तृतीय समीकरण, ठीक है। समझ आ गया। तो यहां पर वीडियो में हमने समझा कि इसके अंदर जो है कितनी समीकरण है, 3 समीकरण है। और तीनों समीकरण कौन कौन सी है? पहली समीकरण आपको बता दी है। पहली समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। दूसरी समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और जो तीसरी समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी 3 समीकरण है। पर स्टूडेंट्स, इन तीनों समीकरणों को हमें प्रूव करने से पहले कुछ बेसिक स्टेटमेंट हमें नोट करने पड़ते हैं। तो सभी के लिए, इक्वेशन नंबर 1 हो या इक्वेशन नंबर 2 हो या इक्वेशन नंबर 3 हो, तीनों के लिए ये बेसिक जो स्टेटमेंट जो हमें नोट करना पड़ता है, एज हम कह सकते हैं एक समरी नोट करनी पड़ती है, ये तीनों के लिए एकदम कॉमन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि हम क्या नोट करेंगे। सबसे पहले हम जब यहां पर बात करें तो स्टूडेंट क्या होगा कि माना कोई पिंड गतिमान है, माना कोई पिंड यानी कोई ऑब्जेक्ट है और क्या है, वो गतिमान है, यानी कि वो मूव कर रहा है। गतिमान से मतलब क्या है, मूव कर रहा है, यानी चल रहा है, किसी दिशा में वो चल रहा है। तो उस पिंड के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट कुछ स्टेटमेंट बना लेते हैं। क्या नोट करेंगे हम? माना कोई पिंड क्या है, गतिमान है। जो क्या गतिमान क्या है, माना कोई पिंड u प्रारंभिक वेग, जिसे क्या बोलते हैं, u, यानी u प्रारंभिक वेग से गतिमान है। ठीक है। तो u प्रारंभिक वेग से क्या है, गतिमान है। और वो क्या करता है, u प्रारंभिक वेग से गतिमान है, हम कह सकते हैं u प्रारंभिक वेग से क्या है, चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। और तथा t समय पश्चात, अब क्या कर सकते हैं हम, और या तथा
टी क्या है? टी समय है, टी समय पश्चात यानी टी समय के बाद। देखो टी समय के बाद यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर समय के बीच में क्या है, उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कैसे हो जाएगा उसे भी देख लेते हैं। तो किसी टी समय पश्चात उसका अंतिम वेग, उसका अंतिम वेग, अब देखिए अंतिम वेग को किससे डिनोट करते हैं? v से। यहां पर देखिए मैं ब्रैकेट में नोट करता जाता हूं, u हो गया, t क्या है, ये आपका समय हो गया, ठीक है ना। उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। अंतिम वेग क्या हो गया इसका? अंतिम वेग v हो जाता है, तथा जिससे वह, नोट करते हैं, और अंतिम वेग v हो जाता है, तथा यह t समय पश्चात हो गया आपका। आप एक बार दोबारा से समझिए, u किसी पिंड का प्रारंभिक वेग है और t समय पश्चात क्या है, उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है, तथा इस पे आरोपित, तथा इस पिंड पर आरोपित त्वरण, ए क्या है आपका? त्वरण है। त्वरण ए के कारण यह पिंड s दूरी, दूरी को किससे डिनोट कर रहे हैं यहां पर? s से। s दूरी तय करता है, तय करता है। अब थोड़ा हम इसे समझ लेते हैं कि ये जो हमने लिखा है इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट समझिए, माना कोई पिंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कोई अभी गति कर नहीं रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रारंभिक वेग होता क्या है। मैं शॉर्ट में और यहां पर नोट कर देता हूं। तो स्टूडेंट होगा क्या, देखिए u बराबर क्या होता है आपका? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। v बराबर क्या है? अंतिम वेग, अंतिम वेग। a बराबर क्या है? त्वरण। और t बराबर क्या है? समय। और हो गया, अच्छा, और s बराबर क्या है? चली गई दूरी, पिंड द्वारा चली गई दूरी। तो माना कोई पिंड अभी क्या है, चलना प्रारंभ कर रहा है। ध्यान दीजिए, चलना प्रारंभ कर रहा है, अभी चलना प्रारंभ किया नहीं है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी पिंड का प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि अभी किसी भी पिंड ने या किसी भी वस्तु ने चलना प्रारंभ किया नहीं है, स्टार्ट नहीं किया है, करने वाला है। यानी कि करने वाला है परंतु अभी किया नहीं है। तो यानी जब कोई बाइक होती है या कोई गाड़ी होती है, चलने वाली है, हम एक कार के एग्जांपल से समझते हैं, कोई कार चलने वाली है परंतु अभी चलना उसने स्टार्ट नहीं किया है, तो उसके मीटर की रीडिंग या जो उसकी स्पीड की सुई होती है वो क्या बताएगी? 0 पे बताएगी, डाउन बढ़ी रहेगी। तो यानी कि प्रारंभिक वेग अलग अलग कंडीशन में चेंज भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारी कंडीशंस में बिल्कुल प्रारंभिक वेग जो होता है वो u 0 ही होता है, किसी किसी कंडीशन में अलग भी हो जाता है, ठीक है। उन कंडीशंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पर सबसे पहले समझते हैं मोस्ट ऑफ द मोस्ट केस के अंदर क्या होता है कि प्रारंभिक वेग बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो ध्यान दीजिए, माना किसी वस्तु, कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है, t समय पश्चात, यानी t समय वो चलने में लेती है, t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है। अंतिम वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु रुकना प्रारंभ कर रही है, ब्रेक लगाने से किसी भी वजह से रुकना प्रारंभ कर रही है, अभी करा नहीं है, कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका अंतिम वेग हो जाएगा। और जब कोई वस्तु रुक जाएगी तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, अभी रुकना प्रारंभ कर रही है, यानी रुक रही है, रुकी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अंतिम वेग क्या हो जाएगा उसका? रुकने से पहले का वेग क्या हो जाएगा? v। और इस पिंड पर एक त्वरण आरोपित हो रहा है, जो लगातार उस पर आरोपित हो रहा है, जिसकी वजह से उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वे एकांक समय में किसी वस्तु या पिंड के वेग में हुए परिवर्तन को, यानी जो उसके वेग में जो परिवर्तन आएगा, कम से ज्यादा हो जाएगा या ज्यादा से कम हो जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा से जब कम होता है तो त्वरण की वैल्यू माइनस में हो जाती है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? मंदन बोला जाता है। इसके बारे में भी हम अलग सेपरेटली बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि एकांक समय में किसी वस्तु के हुए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो यानी किसी इस पिंड पर आरोपित त्वरण a के कारण यह पिंड या वस्तु s दूरी तय करती है, यानी कुछ डिस्टेंस कवर कर लेती है वो, जिसे क्या कहते हैं? s दूरी कहा जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एकदम सिंपली अब क्या करेंगे हम? त्वरण की परिभाषा लगाएंगे। तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? वस्तु के वेग में परिवर्तन,
क्या होता है? वेग में परिवर्तन। यही तो होती है उसकी परिभाषा, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। समय अंतराल। तो देखो वेग में परिवर्तन क्या होगा, एक बार फिर से त्वरण की परिभाषा समझते हैं। एकांक समय में यानी किसी निश्चित समय में, तो निश्चित समय अंतराल क्या हो गया? टी हो गया। किसी निश्चित समय में किसी वस्तु के हुए वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? वेग में परिवर्तन क्या होगा स्टूडेंट? यानी कि किसी का परिवर्तन कैसे निकालते हैं हम? परिवर्तन कैसे निकाल सकते हैं? हमें दो चीजों के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा, दो की वैल्यू में माइनस करनी पड़ेगी। यानी कि हम अगर अंतिम वेग में से अगर हम प्रारंभिक वेग को माइनस कर दें तो वेग का परिवर्तन आ जाएगा। तो यानी हम इसमें क्या कर देंगे स्टूडेंट? वेग के परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग माइनस, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रारंभिक वेग बटे समय। अब देखिए अंतिम वेग को किससे डिनोट करते हैं? v से। प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं? u से। और समय को किससे डिनोट करेंगे? t से। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखो त्वरण को किससे डिनोट करेंगे? a से। तो यहां पर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंतिम वेग यानी v माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? a बराबर v माइनस यू अपॉन t। अब क्या करेंगे? अगर हम इसका पक्षांतर कर दें, तिरछी गुणा करते हैं, तो t की क्या हो जाएगी? a में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? at इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू। at इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू। अब यहां से ध्यान दीजिए, जबकि हमारी जो गति की पहली समीकरण है, प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at। तो यहां से अगर हम v को यहीं रहने दें और u को पक्षांतर करके at की तरफ ले जाएं, तो u की वैल्यू क्या है? माइनस में है, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? अब क्या है? ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएगी तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, तो u की वैल्यू प्लस हो जाएगी, यानी u प्लस at इक्वल टू क्या हो गया? v। अब आप ध्यान दीजिए, v बराबर u प्लस at हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। ऐसे क्या नोट करते हैं? v बराबर u प्लस at। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये हो गई आपकी गति की प्रथम समीकरण। आप u प्लस at इक्वल टू v भी बोल सकते हैं, v बराबर u प्लस at भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी गति की प्रथम समीकरण सिद्ध हो चुकी है, उसका निगमन प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से हमने क्या करा? गति की प्रथम समीकरण हमने निकाल ली। अब स्टूडेंट क्या करेंगे? अब हम चलते हैं गति की द्वितीय समीकरण पे। ये कौन सी थी? आपकी प्रथम समीकरण। मैं नोट कर देता हूं, गति की प्रथम समीकरण। ये स्टूडेंट आपकी क्लास 9th में और क्लास 11th दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप फिजिक्स आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो फिजिक्स का बेसिक है गति का चैप्टर, और जहां पर आपको इन तीनों समीकरणों की का निगमन या इनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल जरूर आ जाते हैं। तो आपने समझा ये किस तरीके से करी? तो ये हो गई कि हमारी गति की प्रथम समीकरण। अब हम चलते हैं द्वितीय समीकरण पे। तो द्वितीय समीकरण में क्या करेंगे? अब मैं यहां पर थोड़ा सा इस जगह लेता हूं और यहां पर मैं आपकी द्वितीय समीकरण को सॉल्व कर देता हूं। अब देखिए, आपको प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ये तो सब आपने नोट कर लिए। बाकी के स्टेटमेंट में हमने इस टाइप से ये नोट किए हुए हैं। तो ये हो गई आपकी प्रथम समीकरण। अब हम चलते हैं द्वितीय समीकरण पे। तो द्वितीय समीकरण के लिए मैं क्या करता हूं? मैं इसे थोड़ा सा रफ किए देता हूं। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन का ये जो इतना जो स्टेटमेंट है, ये हमेशा आपकी सेकंड इक्वेशन में भी आएगा और थर्ड इक्वेशन में भी आएगा। तो इसे मैं रब नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो बस हम इतना अपना ये पोर्शन जो है, जो हमारा आवश्यक है, हम सिर्फ उसे ही साफ कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया जी आपका रब। अब हम चलते हैं गति की द्वितीय समीकरण की तरफ। ठीक है, तो यहां पर ये तो थी आपकी प्रथम समीकरण। अब हम क्या करते हैं? बस इसे ही थोड़ा सा चेंज करते हैं और ये क्या हो गई? आपकी गति की द्वितीय समीकरण। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो सेकंड इक्वेशन होती क्या है? सेकंड इक्वेशन क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होती है। अब इसे किस तरीके से प्रूफ करेंगे? तो स्टूडेंट इसे किस तरीके से प्रूफ करेंगे? देखिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और यहां पर हमारी जो औसत चाल का फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये निकलेगा किससे? औसत चाल से। तो सबसे पहले हम करते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, पहले देख लेते हैं। औसत चाल बराबर क्या है? औसत चाल बराबर क्या होता है स्टूडेंट? औसत चाल बराबर क्या होता है? v प्लस यू अपॉन 2, यानी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2।
यही होता है। तो इसी फॉर्मूले से को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी गति की दूसरी समीकरण प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे कि माना अभी कोई पिंड है और उसने गति करना प्रारंभ की है। अभी उसने गति करना प्रारंभ किया है। एक बार हम प्रारंभ करने पर निकालेंगे, 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड बाद। समझ रहे हैं किस तरीके से करेंगे, समझिए। तो अब स्टेटमेंट बनेगा कि कोई पिंड गति प्रारंभ करने के 1 सेकंड बाद वेग, किसी पिंड का गति प्रारंभ करने के 1 सेकंड बाद का वेग, 1 सेकंड बाद का वेग। अब देखिए, अगर हम 1 सेकंड बाद का वेग कर रहे हैं तो 1 सेकंड बाद का वेग किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी अगर पिंड चलना प्रारंभ कर रहा है, अभी उसने प्रारंभ नहीं किया, अभी क्या कर रहा है, वो चलना प्रारंभ कर रहा है, तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, u, और प्लस उसके अंदर अगर कुछ चेंज आता है, एकांक समय में वेग में जो परिवर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे, त्वरण। यानी कि प्रारंभिक वेग में त्वरण क्या हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, u प्लस a हो जाएगा। समझिए क्या हो जाएगा, u प्लस a। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अब लिखते हैं इसी प्रकार किसी पिंड का, अभी तो था गति प्रारंभ करने के 1 सेकंड बाद, अब निकालेंगे 1 सेकंड पहले। तो गति प्रारंभ करने के, यानी अभी गति प्रारंभ, यहां पर तो था क्या, गति प्रारंभ कर दी, उसके 1 सेकंड बाद निकाला है। अब करेंगे गति अभी प्रारंभ करी नहीं है, चलना उसने स्टार्ट नहीं किया, उससे 1 सेकंड पहले क्या होगा, प्रारंभ करने के 1 सेकंड पहले का वेग। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अब इसमें अंतिम वेग में त्वरण माइनस कर दिया जाता है, तो v माइनस ए। ठीक है, तो v माइनस ए हो गया। अब क्या करेंगे, औसत चाल का फॉर्मूला लगाएंगे, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। तो यहां पर देखिए प्रारंभिक वेग क्या हो गया आपका, u प्लस ए प्लस, क्योंकि प्लस है, अंतिम वेग क्या हो गया, v माइनस ए अपॉन 2। माइनस के a से प्लस का ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि u प्लस v अपॉन 2। तो स्टूडेंट देखिए औसत चाल बराबर क्या आ गई, u प्लस v अपॉन 2। आप अगर यहां पर 1 सेकंड के लिए निकालेंगे तो भी यही होगा, यानी सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, गति प्रारंभ करने के 1 सेकंड पहले के लिए u हो गया, और यहां पर त्वरण क्या हो गया, a। अगर आप इसी से आगे निकालोगे, 2 सेकंड के लिए निकालोगे, तो गति प्रारंभ करने के 2 सेकंड बाद वेग क्या हो जाएगा, u प्लस, यहां पर त्वरण क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। सेम इसी तरीके से गति प्रारंभ करने के 2 सेकंड पहले का वेग क्या हो जाएगा, v माइनस 2a हो जाएगा उस केस में, और फिर से 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो u प्लस v ही आएगा। यानी क्यों, क्योंकि औसत जो आपका वेग होता है, औसत वेग होता है, औसत चाल होती है, तो वो हमेशा क्या होती है, यहां पर हम औसत वेग की बात कर रहे हैं, चाल की बात नहीं कर रहे। औसत वेग हमें हमेशा क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 ही होता है। ठीक है, चाहे आप 2 सेकंड के लिए निकालें, चाहे आप 4 सेकंड के लिए निकालें, यही आएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर अब वेग क्या था, यहां पर क्या हो जाएगा, औसत चाल या औसत उसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, वो निकालेंगे। तो स्टूडेंट अब देखिए ये तो आ गया आपका औसत वेग हो गया। अब करते हैं पिंड द्वारा चली गई दूरी, पिंड द्वारा चली गई दूरी। तो चली गई दूरी बराबर क्या कहलाती है स्टूडेंट, चली गई दूरी बराबर क्या होती है, औसत चाल गुणा समय। ये आपका फॉर्मूला होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसी तरह दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो जब यहां पर औसत चाल की बात करेंगे तो औसत चाल गुणा समय हो जाएगा। तो दूरी को किससे प्रेजेंट कर रहे थे, अभी जब हमने आपको बताया था, यहां पर दूरी क्या है, s, तो s बराबर हो जाएगी। और औसत चाल क्या है, औसत चाल आपके सामने है, क्या है,
u प्लस वी अपॉन 2 इंटू क्या है टाइम यानी t। समझ गए? s बराबर u प्लस वी बटे 2 गुणा क्या हो जाएगा t यानी कि समय। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहां पर एक स्टेटमेंट बना लेंगे। समीकरण 1 से v बराबर u प्लस एटी रखने पर यानी कि रखने पर से क्या है, यहां v की जगह हम क्या करेंगे, v बराबर क्या आता है u प्लस एटी, तो v को रिप्लेस किससे कर देंगे, u प्लस एटी से। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए s बराबर ये तो हो गया आपका u प्लस v की जगह क्या करा आपने, u प्लस एटी पुट कर दिया, तो क्या हो गया u प्लस एटी हो गया, और अपॉन क्या हो गया 2, और इनटू क्या था, ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका t है। ठीक है, अब आगे देखिए s बराबर है, चलिए हम यहां नहीं करते यहां करते हैं, s बराबर क्या हो जाएगा, देखिए u और u क्या हो जाएंगे 2u प्लस क्या हो जाएगा 80 अपॉन 2 इंटू t। अब क्या करेंगे, t की ब्रैकेट में अंदर हो जाएगी मल्टीप्लाई, t की क्या हो जाएगी ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, जब t की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा s बराबर 2ut प्लस t की t में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर यानी कि at स्क्वायर अपॉन 2। समझ गए, t की ब्रैकेट में हमने क्या करी, मल्टीप्लाई कर दी, तो दोनों एलिमेंटों में मल्टीप्लाई होगी, एक तो 2u में मल्टीप्लाई होगी तो 2ut हो जाएगा, और प्लस a तो था ही हमारे पास, t में t की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन 2 हमारे सामने है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, एक बार जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, तो एक बार 2 को हम इसके साथ लेंगे और एक बार 2 को हम इसके साथ लेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं किस टाइप से नोट करेंगे, देखिए तो हमें क्या मिल जाएगा, s बराबर 2ut अपॉन 2, तो क्या लिखेंगे 2ut अपॉन 2, प्लस है तो प्लस लगाएंगे बीच में, प्लस क्या हो जाएगा at स्क्वायर अपॉन 2, at स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहां से क्या मिलेगा, s बराबर ut प्लस, अब देखिए at का मल्टीपल है कुछ है हमारा इसका कोफिशिएंट यानी गुणांक है कुछ, कोई गुणांक नहीं होता तो हमेशा एक मान लेते हैं, तो हम इसे अपॉन 2 को क्या नोट कर सकते हैं, 1/2 at स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हो गई जी आपकी गति की दूसरी समीकरण। तो ये हमने क्या प्रूव कर दी, गति की दूसरी समीकरण। तो स्टूडेंट गति की प्रथम समीकरण हमने पहले पार्ट में कर ली थी, अपने वीडियो के में सेकंड पार्ट में हमने क्या करा, गति की दूसरी समीकरण भी प्रूव कर ली है। वो क्या होती है, s बराबर ut प्लस 1/2 या हाफ at स्क्वायर। समझ गए, गति की प्रथम समीकरण भी हो गई और आपकी गति की द्वितीय समीकरण भी हो गई। अगर अब आपके समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम करते हैं गति की तीसरी समीकरण। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, गति की तीसरी समीकरण कैसे प्रूव होती है, गति की प्रथम समीकरण के द्वारा ही, प्रथम समीकरण से ही तीसरी समीकरण बन जाती है। ठीक है, प्रथम समीकरण से क्या होता है, तीसरी समीकरण बन जाती है। बताता हूं कैसे बनेगी। तो पहले स्टूडेंट यहां तक आपने नोट कर लिया, तो यही स्टेटमेंट आपका तीसरी समीकरण पे भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो हमें जो स्टेटमेंट आपका बना रहेगा वो आपको हर एक, जो भी आप गति की प्रथम समीकरण करोगे तो भी आपको ये लाइनें लिखनी है, द्वितीय समीकरण करोगे तो भी आपको ये लाइनें लिखनी है, और तृतीय समीकरण सॉल्व करने के लिए आती है तो भी आपको ये तीनों लाइनें जरूर लिखनी है। इसमें हमें बताना होता है कि a क्या है, t क्या है, u क्या है, v क्या है। ठीक है, और चली गई दूरी क्या है। समझ गए, तो स्टूडेंट देखिए द्वितीय समीकरण भी हो गई। अब हम करते हैं सॉल्व अपनी गति की तृतीय समीकरण को, यानी तीसरी समीकरण को। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, तृतीय समीकरण। तो मैं यहां पर कर देता हूं तृतीय समीकरण। ठीक है, गति की तृतीय समीकरण। गति की तृतीय समीकरण। तो स्टूडेंट अब बात आती है कि तृतीय समीकरण को कैसे सॉल्व करोगे। आपको गति की प्रथम समीकरण यानी पहली समीकरण आ गई थी, दूसरी अब आ गई। अब देखो, अगर आपको पहली समीकरण आ गई थी तो उसी से हम तीसरी समीकरण कैसे बनाएंगे। तो गति की प्रथम समीकरण क्या थी, यानी यहां पर नोट कर देंगे, गति की प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से। स्टूडेंट मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 9th वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th में ये चैप्टर नंबर 8 में दी हुई है और 11th क्लास में ये चैप्टर नंबर 3 में दी हुई है। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 में। अच्छा, तो गति की प्रथम समीकरण क्या थी आपकी, ध्यान दीजिए, v बराबर क्या थी, u प्लस एटी, यही थे। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है,
समीकरण एक से हो गया। अब समीकरण एक का दोनों तरफ का वर्ग कर दो, यहां पर लिख दीजिए समीकरण एक का दोनों तरफ का, यानी LHS और RHS दोनों का, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है जी, वर्ग कर देंगे, तो हमने वर्ग कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर, अब जरा आप इसे देखिए, u प्लस ए को आप कैसे वर्ग करोगे? आपको फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर। याद है आपको मैथ का ये फॉर्मूला? तो बिल्कुल यही फॉर्मूला हम इसमें पुट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट एलिमेंट क्या है u, सेकंड एलिमेंट क्या है 80, और प्लस 80 का स्क्वायर यानी सेकंड एलिमेंट का हो जाएगा तो a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसे नोट करें तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर। समझ आ गया? ठीक है, बिल्कुल यही लिखा है। अब क्या करेंगे, समीकरण के अंतिम पद में, यानी अंतिम पद में 2 से गुणा करने पर और 2 से भाग करने पर स्टेटमेंट बना लीजिए। समीकरण के अंतिम पद में 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर। अब आपको पता है, आप मैथ के अगर स्टूडेंट हो तो आपको ये बात पता ही होगी, 2 से किसी में आप गुणा कर दो और 2 से आप भाग कर दो तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम किसी में 10 जोड़ दें और 10 घटा दें, जितना जोड़ोगे उतना ही घटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी नंबर से आप गुणा कर दो और उसी से उसे भाग कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु हम करते क्यों है ऐसा? आप सोच रहे हो कि हम ऐसा क्यों करते हैं? अरे भैया ये मैथ है, यहाँ पर अपने आप नहीं मान लेते कि माना कि इसकी प्रारंभिक वेग या कि माना कि इसकी गति क्या हो गई, हम जो कुछ भी मान लेते हैं, u मान लिया, 0 मान लिया या t मान लिया या वैल्यू x मान ली, इसी तरीके से हम अपनी सहूलियत के हिसाब से सॉल्व करने के लिए, जिससे कि कोई ना कोई आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो जाए या जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं वो प्रूफ हो जाए, इसलिए हमने क्या करा, 2 से गुणा करी और 2 से भाग कर दिया। तो अंतिम पद में इससे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दो और 2 से कर दो भाग। तो देखो जी, 2 से कर दी मैंने इसमें गुणा और 2 से कर दिया भाग। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, देखो सिर्फ अंतिम पद में इतने में किया है, बाकी में नहीं हुआ, u स्क्वायर प्लस 2u80, ये क्या हो गया 2a स्क्वायर टी स्क्वायर और अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, इसमें से 2 एक कॉमन ले लेंगे। देखो आने को तो आपका t भी कॉमन आएगा, बट हम t कॉमन नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे 2u को कॉमन ले लेंगे। तो 2 v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी हम क्या करेंगे 2a को कॉमन ले रहे हैं, हमने क्या करा 2a को कॉमन ले लिया। अब जब आपका 2 और a कॉमन आ गया तो यहां से क्या बचा, u और t कॉमन रह गया, अनकॉमन रह गया ut प्लस, यहां से चलिए 2 आपने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, और यहां पर a का स्क्वायर है, एक a आपने कॉमन ले लिया तो एक सिंगल a रह गया, a रह गया। अब देखिए t तो हमने कॉमन लिया ही नहीं है, तो यहां से क्या रह गया t स्क्वायर और अपॉन में क्या रह गया 2। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a ut प्लस, अब देखो अभी हमने समीकरण नंबर 2 जो करी थी उसमें आपको बताया था कि यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या होगा, अगर कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, तो हम इसे क्या नोट कर सकते हैं 1/2 a t स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ut प्लस हाफ यानी 1/2 a t स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है गति की समीकरण नंबर 2 जो अभी हमने सॉल्व करी थी, यहां से ये वैल्यू किसकी होती है, s की होती है। तो हम इस पूरे की जगह s को लिख सकते हैं, क्योंकि s बराबर क्या है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर है। तो जब ut प्लस हाफ a t स्क्वायर s के बराबर है तो हम इतना बड़ा लिखने की जगह ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लिखने की जगह उसके बदले क्या लिख देंगे, s नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इस पूरे में, यानी मैं यहां पर नोट कर देता हूं, s बराबर ut प्लस 1/2 t स्क्वायर से, यहां से क्या करा s मान रख दिया हमने, तो क्या हो गया
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये पूरा किसके बराबर है, एस के बराबर है, तो हम यहाँ क्या नोट कर देंगे, एस। तो स्टूडेंट ये हो गई जी आपकी गति की तृतीय समीकरण, यानी गति की तीसरी समीकरण। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि गति की प्रथम समीकरण कैसे बनी। हिंदी मीडियम वालों के लिए था टोटली वीडियो, ठीक है ना। अगर आप समझ सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी, ऐसा कोई टफ नहीं है, वरना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए गति की आज की वीडियो में मैंने गति की प्रथम समीकरण को समझा, गति की द्वितीय समीकरण को भी समझा, और गति की तीसरी समीकरण को भी प्रूव करना सीखा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।